वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो आज का हमारा टॉपिक है 13.6 इलेक्ट्रिक जनरेटर। कल हमने इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखी थी, किस प्रकार से वर्क करती है मोटर। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। अब बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द एक्सपेरिमेंट्स स्टडीड अबाउट जनरेट इंड्यूस्ड करंट which is usually very small. This principle is also employed to produce large currents for use in homes and industries. In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity. अब जो पीछे हमने पिछले वीडियो के अंदर जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने देखा था कि जो करंट है वो एक कॉइल के अंदर अगर हम पास करेंगे तो दूसरी कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है करंट। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जनरेटर काम करता है और जिसका काम है घरों के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर भी बिजली पहुंचाना, बिजली पैदा करके। जनरेटर आपको पता है ना, बिजली पैदा करता है। घरों में जनरेटर, आजकल इन्वर्टर आ गए, पहले जनरेटर होते थे, डीजल पेट्रोल डाल के जलाते थे उसको। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज किया जाता है रोटेट करने के लिए कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर है जिसको रोटेट किया जाता है, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसकी वर्किंग को हम डिटेल में देखते हैं क्या बताया गया। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज शोन इन फिगर 13.19 कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी। जैसे आपने मोटर में देखा था वैसे ही कॉइल इसके अंदर भी एबीसीडी प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, यहां पर ये दोनों मैग्नेट के अंदर ये रखे गए हैं, दोनों मैग्नेट भी आप देख रहे हो। The two ends of this coil are connected to two rings R1 R2। यहां पर आप दो रिंग देख रहे हैं R1 R2। मोटर के अंदर क्या था, एक ही रिंग था जो बीच में से सेपरेटेड था दो टुकड़ों में, हाफ में, लेकिन यहां पर दो रिंग्स हैं। तो अब जब दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे दैट विल बी क्वाइट बेटर फॉर यू, कि समझना काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। The inner side of these rings are made insulated। ये रिंग्स जो है ना गोल, इनका अंदर का हिस्सा इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब वहां से करंट पास नहीं हो सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते, जय माता दी, जय भारत। The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on R1 and R2। अब देख रहे हो B1 B2 दो ब्रश है, उसमें भी ब्रश थे दो, इसमें भी दो ब्रश हैं B1 B2 जो कि दोनों अलग अलग हैं, एक R1 पे है और B2 R2 के ऊपर है। The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle। वो दोनों को एक एक्सेल पे रखा गया। वो लंबा जो रॉड देख रहे हो आप जिसके ऊपर R1 R2 रखे हुए हैं, that is called an axle। The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside। अगर आप उस एक्सेल को बाहर से घुमाओगे तो भी वो कॉइल घूमेगी। ठीक है, मैकेनिकली। आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। जो ब्रश हैं दोनों हमारे ब्रश कौन कौन से हैं, B1 B2 R1 R2 ना, कि B1 B2 है, B1 B2 है। तो B1 B2 जो हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं गैल्वेनोमीटर से। दिखाई दे रहा है आपको। टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि ये हमको सर्किट के अंदर करंट जो है उसके बारे में बताएगा। When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up from and CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet। अब क्या होगा, जो एक्सेल है जो दोनों रिंग से अटैच किया गया है, when this is rotated, जब इसको एक्सेल को घुमाया जाता है तो आर्म AB जो है वो ऊपर जाएगा और CD नीचे जाएगा कि नहीं। जब एक्सेल को हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये प्लेट आपकी जो कॉइल ऐसी है, कॉइल ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये हिस्सा ऊपर जाएगा और ये हिस्सा नीचे जाएगा ऐसे। ये समझो जुड़ा हुआ एक ही है, ए बी सी डी। वो जैसे मोटर में देखा था ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब ये हिस्सा ऊपर, वो हिस्सा नीचे जा रहा है, जैसे मोटर में हो रहा था सेम चीज। लेट अस से द कॉइल एबीसीडी इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 13.19। By applying Fleming's right hand rule, the induced currents are set up in these arms along the direction AB and CD. Thus, an induced current flows in the direction ABCD if there are larger number of turns in the coil. The current generated in each turn adds up to give a large current through the coil. This means that the current in the external circuit flows from B2 to B1। अब
जब हम इसको घुमाएंगे तो वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह। घड़ी ऐसे चलती है तो ये भी ऐसे ही चलेगी, मोटर का जो कॉइल है अंदर का यूं ही घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज में। तो इससे क्या होगा, इससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखकर, हम लोग पीछे पढ़ा था हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के, उसकी मदद से हम इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या मिलेगी हमको, ए बी से सी डी आती हुई यही जाएगी, जैसे मोटर में भी यही था सेम। अगर कॉइल के अंदर टर्न्स, जो कॉइल आप देख रहे हो इस कॉइल के अंदर टर्न, यानी कि इसके ऊपर ज्यादा रोटेशन दी जाए, तो हमने देखा था पहले भी, मैं आपको बता चुका हूं इसी चैप्टर के अंदर, कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ जाएगा। तो अगर ये टर्न्स बढ़ा दिए जाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल बी प्रोड्यूस, करंट बढ़ जाएगा अगर कॉइल के ऊपर टर्न्स बढ़ा दिए जाएंगे तो इससे पता लगता है कि द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। अब देखो आप करंट कैसे जा रहा है, A से B पे जा रहा है और उधर C से D पे आ रहा है, यानी कि ओके। और वैसे ही आप देख रहे हो तो B2 से किधर जा रहा है, B1 पे जा रहा है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर देख रहा है आपको B2 से B1 की तरफ जा रहा है। तो दिस विल बी द फ्लो ऑफ करंट। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑन CD starts moving up and AB moving down. As a result, the direction of the induced current in both the arms change, giving rise to the net induced current in the direction DCBA. The current in the external circuit now flows from B1 to B2. Thus, after every half rotation, the polarity of the current in the respective arms change. Such a current which changes direction after equal intervals of time is called alternating current, जिसको हम शॉर्टली AC भी लिखते हैं। अब यहाँ पर सिंपल वही जैसे मोटर में हो रहा था, क्या हुआ था, जब रोटेशन हुआ पहले AB ऊपर जाएगा और BC नीचे, DC नीचे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आधा रोटेशन हो गया। अब आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा और वो नीचे आने लगेगा ऑब्वियसली। तो यानी कि करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, ये ऊपर गया, जैसे मोटर में देखा तुमने, ये थी हमारी ABCD, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। अब क्या हुआ, अब ये ऊपर जाएगा, भले से घूम के ऊपर जाएगा, ये ऊपर और वो नीचे, यानी कि इस तरह से कंटिन्यूस घूमता रहेगा। और जब उल्टा होगा तो वही करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। करंट यहाँ पर ABCD जा रहा था, अभी होगा DCBA, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, B2 से B1 जा रहा था, अभी B1 से B2 चला जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का करंट जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन AC एंड DC करंट आता है। AC और DC करंट जो होता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में, तो वो यहाँ पर तुम लोग नोट कर लीजिएगा। AC करंट किसको बोलते हैं, जब हाफ इंटरवल यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन बदल दे जो करंट, उसको AC करंट बोलते हैं। हमारे घरों के अंदर यही करंट आता है, ठीक है, समझा रहे हो। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। AC करंट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। और सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि जो करंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन बदल दे। आपने देखा जब कोई यहाँ से यहाँ गई तो डायरेक्शन अलग थी, जब यहाँ से यहाँ गई डायरेक्शन बदल गई, जब फिर यहाँ से आई फिर बदल गई, फिर बदल गई, यानी कि आधे आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन बदलती रहेगी। टू गेट डायरेक्ट करंट DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। DC which does not change its direction with time, a split ring type commutator must be used. With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving up in the field while the other is in contact with the arm moving down. We have seen the working of a split ring commutator in the case of an electric motor. Thus a unidirectional current is produced. The generator is thus called a DC generator. अब हमने AC जनरेटर तो पढ़ लिया, अब AC कैसे होता है। अब AC कब हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम एक स्प्लिट रिंग टाइप एक कम्यूटेटर तो देखा था ना पीछे हमने, मैंने कल डेफिनेशन भी बताई थी, कम्यूटेटर लगा सकते हैं उसमें बीच में, मोटर के अंदर लगाया था वो। तो अगर हम एक स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का यूज करें, जो कि एक जो एंड है इसके उसको सेम ही जगह पर रखे, जॉइंट रखे, तो उसका जॉइंट अगर सेम जगह पर रहेगा, जैसे लिखा है वन ब्रश इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग अप, यानी कि जो ऊपर जा रहा है हमेशा वो उसी से कॉन्टैक्ट में रहे। डायरेक्शन चेंज कब होती है, जब ऊपर जाने वाला नीचे आता है और नीचे जाने वाला ऊपर आता है। तो आपने देखा था ना, इसमें पोजीशन चेंज हो जाती है। B1 जो है वो B2 के कांटेक्ट में आ जाता है और R1 जो है R2 के कांटेक्ट में आता है, जो रोटेशन होता है।
तभी प्रॉब्लम आती है, सर्किट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम कम्यूटेटर का यूज करेंगे तो एक जो रिंग है उसको हमेशा एक ही जगह के कांटेक्ट में रखेंगे, एक रिंग को एक ही के कांटेक्ट में रखेंगे। जो आर्म ऊपर जा रहा है, एक ब्रश जो है, एक रिंग जो है वो उसी के कांटेक्ट में रहेगी फॉरएवर, और दूसरा जो है नीचे आने वाला वो उसके कांटेक्ट में है तो वही रहेगी हमेशा। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। इससे क्या होगा, इससे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल करंट, और जो जनरेटर ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। वो सर आपने बोला ना कि इसका साइड चेंज हो रही है। The difference between the direct and alternating currents is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternating current reverses its direction periodically. अब डिफरेंस पूछा जा सकता है तो पहले क्या कर सकते हो आप, दोनों की एक एक पॉइंट दे सकते हो डेफिनेशन में कि डायरेक्ट करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, और अल्टरनेटिंग करंट पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। ठीक है। मोस्ट पावर स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी। आजकल ज्यादातर जो पावर स्टेशन है वो एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड, यानी कि भारत के अंदर जो एसी जो चेंज होने की डायरेक्शन टाइम है ना उसका 1/100 सेकंड है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिंग करंट की है वो है 50 हर्ट्ज। HZ जो दिया गया है इट इज हर्ट्ज। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distance without much energy loss. अब इसका देखो डिफरेंस में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, अगर दो मार्क में आता है तो एक पॉइंट तो हमने डेफिनेशन में डाल दिया इसका। फिर एसी करंट और डीसी करंट में फर्क ये है कि एसी करंट को आप दूर दिशा तक, कहीं भी दूर तक भेज सकते हो, लॉन्ग मतलब फार अवे प्लेसेस तक आप भेज सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन जो डीसी करंट है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है। तो एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग या फार ऑफ प्लेसेस आल्सो। डीसी इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फार ऑफ प्लेसेस। तीसरा पॉइंट इसमें आ सकता है एसी करंट हैज वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी, जबकि डीसी करंट हैज मोर लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे आप देखोगे नीचे ये दिखा भी हुआ, देखिए नेम सम सोर्सेज ऑफ डीसी करंट एटसेट्रा। इसमें मतलब डिफरेंस पूछा जाता है, देख लीजिएगा। पॉइंट मैंने 3 बता दिए। आगे हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद। In our homes we receive supply of electric power through a main supply, also called mains। आपको पता है मेन्स बोलते हैं, मेन स्विच से हमको करंट मिलता है घर के अंदर। Either supported through overhead electric poles or by underground cables। अब overhead poles, ये खंबा लगा हुआ है घर के सामने देख लो, या तो यहाँ से जाती है, कुछ जगहों के अंदर अंडरग्राउंड जाती है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऊपर तारे नहीं रहती, वो अंडरग्राउंड डालते हैं। अंडरग्राउंड थोड़ा सेफ रहता है। अब पतंग का सीजन आ रहा है, तारे नुकसान करेंगे, कभी खंबा गिर गया, ऐसी चीज होती है। लेकिन अंडरग्राउंड में दिक्कत नहीं होती, अंडरग्राउंड में दिक्कत नहीं होती। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर। जो लाल तार होती है, कभी तारे देखिए ना, तारे तो देखे होंगे, स्विच बोर्ड से लटकती हुई, खोली हुई, एक लाल होती है, लाल खतरे का सिग्नल होता है। तो लाल वाली को हम बोलते हैं लाइव वायर, जिंदा वायर। तो अगर हमने लाइव वायर को पकड़ लिया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है। Another wire with black insulation is called neutral wire। एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है, तो ब्लैक वन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। हमारे देश के अंदर जो इनका डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में वो 220 वोल्ट का रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, तभी तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, 220 वोल्ट रहता है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। अगर हम घर की बात करें तो मीटर बोर्ड रहता है, जो घर का मीटर बोर्ड जहाँ पे मीटर लगा होता है, वहां से ये वायर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर में से मेन फ्यूज में जाते हैं। फ्यूज जो कल दिखाया था तुमको, मैंने दिखाया था ना उस दिन, तो फ्यूज वाला बोर्ड रहता है, फिर वहां से जाते हैं। मीटर बाहर होता है घर का, मीटर से एक बॉक्स लगा होता है घर के अंदर, उस बॉक्स में जाता है। नीचे जाओगे मैं दिखाता हूँ ऊपर, तो मीटर से ऊपर जाता है। ठीक है, उस बॉक्स में जाता है। दीज वायर्स सप्लाई थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। अब बहुत सारी वायर्स जो हैं घर के अंदर की वो स्विच बोर्ड में आती हैं, और उस बोर्ड के अंदर खंबे का मेन कनेक्शन जाता है। जो मीटर है ना हमारा, खंबे से मीटर में आई वायर, तो मीटर में करंट आया, अब मीटर से वो वायर उस बोर्ड में जाएगी, मीटर से वो करंट उस बोर्ड में गया, उस बोर्ड के अंदर पूरे घर की तारें सारी उसमें जाएंगी।
These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geyser, air cooler, etc. The other circuit is 5 ampere current rating for bulbs, fans, etc. अब हमारे घरों के अंदर जो सर्किट रहते हैं वो दो रहते हैं ज़्यादातर, एक रहता है 15 एम्पियर का और एक रहता है 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर मतलब बड़े अप्लाइंसेस के लिए जो ज़्यादा बिजली खींचते हैं, और 5 एम्पियर का पंखे वंखे जलाने के लिए, बिजली का बल्ब जलाने के लिए, और जो बड़े होते हैं अप्लाइंसेस चलाने के लिए जो ज़्यादा पावर खींचते हैं उनके लिए 15 एम्पियर का बोर्ड रहता है। द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट deep in the earth near the house. This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. अब जो एक वायर और होती है, एक लाल, एक काली और एक हरी। तो यहाँ पर ग्रीन वायर जो बताई गई है वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं अर्थ वायर। ग्रीन वायर होती है अर्थ वायर। तो काली वायर जो होती है वो अर्थ वायर होती है। घर के बाहर क्या किया जाता है पता है तुम्हारे, पता नहीं है कि नहीं, बट मोस्टली जो घर के अंदर मतलब वायरिंग वगैरह कनेक्ट करके एक बाहर ना गड्ढा खोद के उसके अंदर एक प्लेट डाल दी जाती है आयरन की। तुम्हारे घरों के बाहर है कि नहीं पता, मैं दिखाऊंगा तुमको बाहर अपने जरूर। तो वायर है ना, वो गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दी जाती है और दबा दिया जाता है उसको, और एक वायर ऊपर से कनेक्ट कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। अब क्या होता है कि जो ऐसे अप्लाइंसेज होते हैं जिसमें बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, जिनकी बॉडी मेटल की होती है, खासकर आयन, जैसे लोहे की होती है, प्रेस जो कपड़े प्रेस करने के लिए आयन यूज़ करते हैं, जो वो आयन का बॉडी मेटल का होता है ना नीचे से, तो ऐसे केस के अंदर करंट ना आए तो वो अर्थिंग वायर काम आती है। अगर कभी करंट लीक होता है तो जो करने वाला व्यक्ति है जो उसको यूज़ कर रहा है उसको सीवियर शॉक ना लगे, यानी बहुत ज़बरदस्त उसको करंट ना लगे, ये उसका काम होता है अर्थिंग वायर का। क्या काम होता है अर्थिंग वायर का? सीवियर शॉक से बचाना। तो ज़्यादातर ऐसे घरों में होता है, बड़े शहरों में तो, बट अपने आप में मैं तुमको बाहर दिखाऊंगा भी, जब नीचे जाओगे तो मुझे 2 मिनट बोलना, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। ये देखिए, ये लाइव वायर आ रही है लाल वाली, एक न्यूट्रल वायर आ रही है ब्लैक वाली, एक अर्थ वायर आ रही है, ठीक है। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गया जो फ्यूज है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर देख रहे हो आप, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस, जो हमारा एमसीबी आरसीबी जो भी बोलते हैं, ठीक है, उससे हमारे घर के अंदर गया अलग अलग जगहों पर। लेकिन आप देख रहे हो अर्थ वायर जो है ग्रीन वाली, वो तीनों स्विच से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है कि नहीं, तीनों स्विच से उधर से, तो वहां से वो अर्थ वायर जो है बाहर आ रही है। तो अगर कभी शॉक का ज्यादा डर हो तो अर्थ वायर जो हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। Figure 13.20 gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a separate switch to on off the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. अब आप ये देखिए यहाँ पर तीनों पैरेलल कनेक्ट की गई हैं, ठीक है, ताकि बराबर पोटेंशियल डिफरेंस सबको मिल सके। पोटेंशियल डिफरेंस जो 220 वोल्ट है वो सबको मिल सके। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। अ फ्यूज इज अ सर्किट A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. Overloading can occur when the live wire and the neutral wire come into direct contact. This occurs when the insulation of wire is damaged or there is fault in the appliance. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting. The use of an electric fuse prevents the electric circuit and appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. The joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. Overloading can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single circuit. अब हमने देखा था फ्यूज के बारे में, फ्यूज मैं आपको दिखा चुका हूँ लाइव भी कैसा होता है फ्यूज। तो फ्यूज जो रहता है ये जो है ये कभी कभी जब सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस समय हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है।
कभी कभी तारे जो है ऊपर का इंसुलेशन जो उसका ऊपर का जो रेड और ग्रीन और ब्लैक होता है, जो कभी कोई पुरानी होगी तार गल गई या कहीं खिंच गई, किसी भी तरीके से वो तार ऊपर से छिल गई समझ लो, यानी कि उसके अंदर की वायर बाहर आ गई। आपको पता है ऊपर से टच करोगे तो करंट नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो अंदर के मेटल पार्ट को टच नहीं करोगे तब तक आपको करंट नहीं आता है। तो ऊपर की जो उसकी इंसुलेशन है अगर वो खराब हो जाए किसी वजह से, और फिर लाइव वायर और ब्लैक वायर, न्यूट्रल और लाइव यानी कि रेड और ब्लैक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए तो सडनली ब्लास्ट हो सकता है, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। जब रेड और ब्लैक वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं डायरेक्ट, तब शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस समय वोल्टेज जो है हर एक स्विच के अंदर बढ़ सकती है सडनली, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो उस समय क्या होता है? फ्यूज उड़ जाते हैं। क्या होता है उस समय? फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज ने हमको बचा लिया। दूसरा क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंटली, यानी कि जो जीबी से यानी कि बोर्ड से जो बिजली घर से आपके घर में जो बिजली आ रही है उसमें एक्सीडेंटली कुछ वोल्टेज बढ़ गई, तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तब भी ऐसा हो सकता है, बिजली का मतलब मात्रा बढ़ सकती है, एकदम वोल्टेज बढ़ सकती है। हम बोलते हैं ना वोल्टेज बढ़ गई है लग रहा है, तो वोल्टेज बढ़ सकती है। आजकल बहुत कम होता है ये, पहले बहुत होता था। जब हम लोग छोटे थे काफ़ी ऐसा होता था, घरों में बिजली एकदम से ऐसे ज़्यादा आनी और बल्ब उड़ जाता था। अभी वो चीज़ें नहीं होती ज़्यादा। तो इस तरीके से भी होता है। तो ये दोनों केसेस में हमको फ्यूज बचाता है। और तीसरा केसेस ऐसा होता है कि कब आप एक सॉकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगा दोगे, एक ही सॉकेट के अंदर आपने ज़्यादा चीज़ें लगा दी, तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे वो स्विच बोर्ड देख रहे हो, वो सॉकेट है, उसके अंदर मैं 10 चीज़ें घुसा के रख दूँ, तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फ्यूज जो है, फ्यूज की वायर जो होती है बीच में, मैंने आपको समझाया था दोनों छेड़ों को जोड़ा जाता है, वो वायर जो है पतली लगाई जाती है, वो वायर मेल्ट हो जाएगी और कनेक्शन टूट जाएगा और सर्किट खत्म हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो घर के जो अप्लायंसेज है बाकी वो सेव हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। अंडरस्टूड? फ्यूज की वर्किंग हम पहले वैसे देख चुके हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।